नमस्कार किसान भाइयों बहनों, आप सभी का बहुत स्वागत है कृषि दर्शन के आज के अंक में। किसान भाइयों, आज बात करेंगे आपकी पसंदीदा फसल मूंग की, जिसमें कम समय में अच्छे उत्पादन के साथ साथ अच्छा मुनाफा भी प्राप्त होता है। लेकिन मित्रों, मूंग की फसल लेते समय कुछ सावधानियां रखने की भी ज़रूरत होती है, जैसे सिंचाई कब कितनी करनी है, खरपतवार नियंत्रण कैसे करना है और कीटनाशकों का प्रयोग कब और कितना करना है, जिससे फसल को नुकसान ना हो। तो आज हम आपको बताएंगे कि मूंग की फसल में सामयिक प्रबंधन कैसे करना है। साथ ही साथ बात करेंगे एक ऐसे सह व्यवसाय की जिसमें हमारे किसान भाई कम लागत और कम संसाधन में अच्छी आय पा रहे हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं मधुमक्खी पालन की, जिससे शहद और मोम का उत्पादन कर अतिरिक्त कमाई हो सकती है। तो आज बताएंगे कि मधुमक्खी पालन की पूरी प्रक्रिया कैसे होती, कैसे किसान भाई अपना ये व्यवसाय शुरू कर सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं ग्रीष्मकालीन मूंग में सामयिक प्रबंधन की। इस बारे में विस्तार से जानकारी दे रहे हैं कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर संजीव वर्मा। आप पवारखेड़ा जोनल कृषि अनुसंधान केंद्र में पदस्थ हैं। किसान भाइयों नमस्कार। किसान भाइयों, ग्रीष्मकाल चल रहा है। हमारे किसान भाइयों ने रबी की फसलों की कटाई का कार्य लगभग पूर्ण कर लिया है और उसके उपरांत हमारी जो ग्रीष्मकालीन की प्रमुख फसलें हैं, जिसमें मूंग है हमारी प्रमुख फसल। इसके अलावा ग्रीष्मकाल में हमारे कुछ किसान भाई मक्के की बुआई भी करते हैं। ग्रीष्मकाल में तिल की बुआई भी हमारे किसान भाई करते हैं। तो आज हम चर्चा करेंगे ग्रीष्मकालीन मूंग में सामयिक देखभाल, जो हमारी प्रमुख फसल है ग्रीष्मकाल की दलहनी फसलों में। देखिए किसान भाइयों, जो मूंग की फसल हमारे जो किसान भाई लगाते हैं आमतौर पे जो हमारी गेहूं की कटाई के उपरांत लगाते हैं या चने की कटाई के उपरांत लगाते हैं, तो यहाँ पर हमें एक बात का विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। जब भी हम कभी ग्रीष्मकालीन मूंग की बुवाई करते हैं तो उन खेतों में आग ना लगाएं। आग यदि आप लगाएंगे तो उसका जो फसल अवशेष हैं वो वहीं पर जल के नष्ट हो जाएंगे। जिन किसान भाइयों ने बुआई कर ली हैं, अभी तक हो चुकी हैं, लगभग हमारे किसान भाइयों की बुआई हो गई हैं और उनकी फसलें खड़ी हुई हैं। तो यहाँ पर एक चीज़ और मैं किसान भाइयों को बताना चाहूँगा कि जिन किसान भाइयों ने फसलों में आग नहीं लगाई थी, तो उनको एक विशेष अंतर अपनी फसल में देखने को मिलेगा। वो है फसल अवशेष बिछावन का काम करते हैं मूंग की फसल में। और जब फसल अवशेष बिछावन का काम करते हैं तो हमारे किसान भाइयों के खेतों में खरपतवारों का प्रकोप बहुत कम होता है, अर्थात इनको खरपतवार नाशी का उपयोग नहीं करना पड़ता। और जिन किसान भाइयों ने खेतों में आग लगाई हुई है तो उन किसान भाइयों को के खेतों में खरपतवारों का प्रकोप अधिक होगा। तो यहाँ जिनने आग नहीं लगाई थी तो उनके में फसल अवशेष भी होंगे। तो उनको चाहिए कि अपनी जो फसल अवशेष अभी खेतों में पड़े हुए हैं, गेहूं फसल के जो नरवाई के अवशेष हैं, तो उनको किसान भाइयों को इस समय डिकम्पोज करना है, उन रेजिड्यू को फसल में मिलाना है, खेतों में सड़ाना है। तो उसके लिए हम हमारे यहाँ जवाहर बायो डिकम्पोजर के नाम से एक बैक्टीरिया मिलता है, तो हमारे किसान भाई उसका प्रयोग कर सकते हैं। उसकी प्रयोग विधि मैं यहाँ पे बता दूं। खड़ी फसल में मूंग में उपयोग इसको कर सकते हैं किसान भाई। तो बायो डिकम्पोजर जो बैक्टीरिया है उसकी लगभग 200 ml मात्रा 200 लीटर पानी में इसका घोल बनाएं, साथ में 2 किलो गुड़ और 2 किलो बेसन। तो इस तरह से 3 आइटम मैंने पुनः आपको बता दूं। 200 ml बायो डिकम्पोजर, जवाहर बायो डिकम्पोजर, और 200 ml के बाद आप 2 किलो गुड़, ख़राब बिल्कुल बेकार वाला गुड़ हो, ज़्यादा अच्छे की ज़रूरत नहीं है। साथ ही 2 किलो बेसन या मक्के का आटा। इनको आप अपने 200 लीटर की पानी की टंकी में छाया वाली जगह में ढक करके लगभग 5 से 6 दिन के लिए रखें, तो आपका जो जवाहर बायो डिकम्पोजर बैक्टीरिया है वो तेज़ी से काम करेगा। और जब आप 5 से 6 दिन के बाद जो आपकी फसल खड़ी हुई है मूंग की, उसमें छिड़काव करेंगे तो आपके जो फसल अवशेष हैं, जिसमें चाहे वो नरवाई हो, उसके अलावा भी बीड्स के हों, वो सारे फसल अवशेष आपके सड़ के नष्ट हो जाएंगे। तो एक ये बहुत बड़ा फ़ायदा। तो यहाँ जो हमारे अवशेष जब ये सड़ जाएंगे, उस खेत में ही सड़ जाएंगे, लगभग 70% खाद में कन्वर्ट होते हैं, FYM में कन्वर्ट हो जाते हैं, परिवर्तित हो जाते हैं। तो यहाँ मैं बता दूं, जैसे किसान भाइयों ने यदि 1 एकड़ में उन्होंने 20 कुंटल गेहूँ की कटाई की थी, तो उसमें लगभग आपको 14 कुंटल FYM में कन्वर्ट होंगे। वो 70% में कन्वर्ट होते हैं, परिवर्तित होते हैं। तो ये एक फ़ायदा किसान भाइयों को मिलेगा। अपनी खड़ी फसल में इसका उपयोग किसान भाई कर सकते हैं। दूसरी बात आती है, अब जो मूंग की फसल आपने लगा रखी है, उनमें जो हमारी प्रमुख किस्में हैं अपने जो मध्य प्रदेश के अधिकतर ज़िलों में जो बोई जाती है मूंग में, वो है PDM 139, सम्राट के नाम से प्रसिद्ध है ये किस्म।
ये हालांकि रोगरोधी किस्म है और साथ ही येलो विंग मोजेक यानी पीत वर्णक रोग, पीली पत्ती रोग इस फसल पे नहीं आता है। इसके अलावा हमारी एक और किस्म है MS 421, यह भी पूर्णतः रोगरोधी किस्म है, इस पर पीत वर्णक रोग भी नहीं आता है। इन किस्मों को हमारे किसान भाई प्रयोग करे हुए हैं। तो यहाँ पे मैं बता दूं, यदि कहीं भी इसके अतिरिक्त भी, चूँकि रोगरोधी किस्म है, कहीं एक आध दो पौधे यदि उनको पीले पत्ते देखने को, पीले पत्ती के देखने को मिल रहे हैं, उन पौधों को उखाड़ करके निकाल दें अपने खेतों से। इसके बाद रस चूसक कीड़ों के बचाव के लिए इमिडाक्लोरोपिड नामक जो दवा है उसकी लगभग आधा ml मात्रा प्रति लीटर के हिसाब से इनको अपने खेतों में छिड़काव करना चाहिए। यदि 200 लीटर में इसका घोल बनाएंगे तो आपको लगभग 100 ml दवा का उपयोग करना 1 एकड़ के लिए इसको सफिशिएंट है, पर्याप्त मात्रा है। इसके अलावा यदि कहीं इल्ली का प्रकोप इनकी फसल में जैसे यदि देखने को मिलता है तो उसके लिए भी उनको प्रबंधन के उपाय एवं बचाव के उपाय करने हैं। सबसे पहले तो मैं बता दूंगा कि यदि आपकी फसल अभी 20 से 25 दिन की हुई है तो पहली बार कुल्फा या डोरा हमारे खेतों में हमें चलाना चाहिए। तो इसके लिए हैंडबिल हो, हाथ चलित कुल्फा या डोरा का उपयोग करें। यदि बैलों के कुल्फा या डोरा हो तो बहुत अच्छा है, जल्दी से आपके खेतों में हो जाए। इसके अलावा स्प्रिंग टाइन कल्टीवेटर भी जो आते हैं छोटे वाले, उनसे भी हमारे किसान भाई खेतों की निदाई का कार्य मूंग में कर सकते हैं। मूंग फसल में यदि निदाई करेंगे, चूँकि ये लेगुमिनेसी है और इसमें राइजोबियम बैक्टीरिया ज़मीन में काम करता है, तो यहाँ पे मैं बता देना चाहूँगा किसान भाइयों कि यदि इंटरकल्चर ऑपरेशन या शस्य क्रियाएँ खेतों में करते हैं तो ये राइजोबियम बैक्टीरिया तेज़ी से काम करता है और तेज़ी से वो अपना वृद्धि करता है, नोडुलेशन होता है। तो पौधों को उखाड़ के, एक आध पौधे को उखाड़ के देखें, यदि पिंक कलर की गठानें, गुलाबी रंग की गठानें बन रही हैं तो हम समझेंगे कि इसमें राइजोबियम बैक्टीरिया कार्य कर रहा है। तो इसके अतिरिक्त यदि हमारी फसल में इल्ली का प्रकोप देखने को मिल रहा है तो किसान भाई वहाँ पर अपने खेतों में बेवेरिया वैसियाना एक जैविक कवकनाशी जैविक कीटनाशक है, इसका प्रयोग हमारे किसान भाई कर सकते हैं अपनी फसल में। इसको लगभग 1 से 1.5 लीटर मात्रा का इसको लिक्विड में भी आता है, पाउडरी फॉर्म में भी मिलता है। तो लिक्विड में 1 लीटर मात्रा प्रति एकड़ के हिसाब से छिड़काव हमारे किसान भाइयों को करना चाहिए। तो इससे जो हमारी जैविक उपाय हैं जिन किसान भाई, चूँकि हमारे किसान भाई मूंग खाने में बेचते हैं, जब खेतों में जो बेचते हैं तो हमारे लोग जो मूंग डायरेक्ट सीधे रूप से भोजन में उपयोग करते हैं, इसलिए जैविक उपायों का उपयोग हमें ज़्यादा करना चाहिए। तो इसके अतिरिक्त हमारी जो मूंग की खेती किसान भाइयों ने जहाँ जहाँ कर रहे हैं वहाँ इस समय कहीं कहीं चूहों का प्रकोप भी देखने को मिल सकता है। तो हमारे किसान भाइयों को चाहिए कि उन खेतों में जहाँ बिल हों, खेतों में जहाँ कहीं भी बिल देखने को मिल रहे हैं तो वहाँ पे उनको चूहा नियंत्रण के भरपूर उपाय करने चाहिए। और उसके पूर्व मैं एक चीज़ और बताना चाहूँगा, कई किसान भाई ऐसे हैं जिनमें खरपतवारों का नियंत्रण उन्होंने मैनुअल नहीं कर पाए हैं, तो दवाई का उपयोग करना चाहते हैं, खरपतवार नाशी का उपयोग करना चाहते हैं। तो यहाँ स्टाम्प एक्स्ट्रा करके जो खरपतवार नाशी आता है, जो प्री इमरजेंस है, उसका उपयोग हमारे किसान भाई कर सकते हैं। इसके बाद में यहाँ बता दूं कि आपकी जो इंटरकल्चर ऑपरेशन, साथ में आपका कीट प्रबंधन, इसके अतिरिक्त हमारे जो किसान भाई हैं उनको सबसे महत्वपूर्ण है वो है उर्वरकों का प्रबंधन। हमारी आमतौर पे लेगुमिनेसी फसल मूंग है, जिसमें हम NPK की जो मात्रा है 20-60-20 यानी कि 20 किलोग्राम नाइट्रोजन और 60 किलोग्राम स्फुर और 20 किलोग्राम पोटाश की मात्रा का उपयोग हमारे किसान भाई करते हैं। तो चूँकि शुरुआती अवस्था में हमारे किसान भाइयों ने NPK की मात्रा का उपयोग किया होगा और यदि उन्होंने जो भी मात्रा का उपयोग किया है, मगर खड़ी फसल में मैं यहाँ किसान भाइयों को बताना चाहूँगा कि पुष्पन अवस्था के पूर्व, पुष्प आने के पूर्व, फूल आने के पूर्व हमारे किसान भाइयों को NPK का एक छिड़काव अवश्य करना चाहिए। इसके लिए 19-19-19 NPK जो बाज़ार में लिक्विड फॉर्म में है वो काफ़ी उपलब्ध हैं, कई कंपनियों के उपलब्ध हैं। और NPK की 19-19-19 की 1 लीटर मात्रा का प्रयोग हमारे किसान भाइयों को प्रति एकड़ करना चाहिए। 200 लीटर पानी में इसका छिड़काव करना चाहिए। तो इससे उनको पर्याप्त मात्रा में पुष्पन मिलेगा, साथ ही साथ पर्याप्त मात्रा में फली का आकार भी बढ़ेगा और फलियों में दाने की संख्या भी बढ़ जाएगी।
तो इस प्रकार से हमारे किसान भाई, जैसा कि मैंने बताया कि आपने जो मूंग की फसल लगा रखी है उसमें जो प्रबंधकीय उपाय हैं वो अवश्य करना चाहिए। सबसे पहला है खरपतवारों का प्रबंधन। और यहाँ एक जल प्रबंधन की बात मैं जाते जाते और आपको बता दूं कि जल प्रबंधन अति आवश्यक है। जब तापमान में तेज़ वृद्धि हो जाए, अत्यधिक तापमान हो जाए, तो उस समय हमारे किसान भाइयों को चाहिए कि स्प्रिंकलर इरिगेशन, फवारा पद्धति से सिंचाई अपने खेतों में करें, जिससे एक माइक्रो क्लाइमेट बन जाता है उन क्षेत्रों में। और माइक्रो क्लाइमेट बन जाने की वजह से वहाँ तापमान में काफ़ी उतार होता है, उन जगहों पे तापमान तेज़ी से नहीं बढ़ता है और उससे उनको उत्पादन अपनी फसल में अच्छा मिलेगा। तो इन सभी प्रबंधकीय बातों का ध्यान रखें, चाहे वो व्याधियाँ हों, कीट प्रबंधन हो, या फिर आप जल प्रबंधन हो, चूहा नियंत्रण हो, इन सभी बातों का ध्यान रखेंगे किसान भाई तो निश्चित ही मूंग की फसल में अच्छा उत्पादन प्राप्त करेंगे, अच्छा आर्थिक लाभ प्राप्त करेंगे। धन्यवाद। किसान भाइयों, फिलहाल यहाँ रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद बात करेंगे मधुमक्खी पालन की। अरे सुन तो। मुझे क्या सुनाना चाहते हो? जो सुनाओ मेरी सौतन को। किसको? अरे वही तुम्हारा मोबाइल फोन जिससे सुबह शाम दिन रात चिपके रहते थे और कहते थे किसान कॉल सेंटर से बातें हो रही हैं। अच्छा ये बात है। हाँ, क्यों? क्या हुआ? अब बात नहीं होती क्या? अब तो झट से बात हो जाती है। संबंधी समस्याओं का अपनी भाषा में तुरंत हल पाने के लिए पूरे भारत में किसी भी फोन से हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क करें। किसानों का दोस्त किसान कॉल सेंटर। यूरिया का स्वदेशी उत्पादन 70 लाख टन बढ़ाने के लिए 6 उर्वरक संयंत्रों का उद्धार किया जा रहा है। FCIL के गोरखपुर, सिंदरी, तलचर और रामागुंडम संयंत्र, HFCL की बरौनी इकाई और BVFCL की नामरू फोर्थ। सोने पर सुहागा ये है कि देश में अब बनेगा सिर्फ नीम लेपित यूरिया, क्योंकि इससे होगा किसानों का फायदा ही फायदा। अनाज का उत्पादन 10% तक बढ़ेगा। बढ़ेगी 10 से 15% नाइट्रोजन क्षमता। ब्रेक के बाद किसान भाइयों आपका स्वागत है। चलिए अब बात एक ऐसे उद्योग या व्यवसाय की जिसमें कम पूंजी और संसाधन में अच्छा मुनाफा देने वाले व्यवसाय की नींव रखी जा सकती है। ये हम बात कर रहे हैं मधुमक्खी पालन की। दरअसल बाजार में शहद और उससे जुड़े उत्पादों की मांग दिन पर दिन बढ़ते जा रही है। ऐसे में परंपरागत रूप से मिलने वाला शहद कम ही मिल पाता है। इसीलिए कई किसान भाई अब मधुमक्खी पालन के जरिए शहद की कमी भी पूरी कर रहे हैं और अपनी आय भी बढ़ा रहे हैं। तो कैसे शुरू किया जा सकता है मधुमक्खी पालन, इसकी जानकारी दे रहे हैं एक मधुमक्खी पालक किसान भाई प्रवीण रघुवंशी, जो कि बैतूल में रहते हैं। तो स्टार्टअप का मतलब ये नहीं है कि भाई हम कोई भी बिजनेस कर रहे हैं। स्टार्टअप मतलब कोई एक अच्छी टेक्नोलॉजी को लेके हम आगे बढ़ रहे हैं। भारत सरकार इसके लिए बहुत ज़्यादा आपको हेल्प कर रही है। जैसे राष्ट्रीय कृषि विकास योजना की एक स्कीम है रफ्तार। ये रफ्तार स्कीम में 5 लाख से 25 लाख रुपए तक की ग्रांट देती है। ग्रांट का मतलब आपको पैसा दे दिया उनने 5 लाख या 25 लाख, इसमें से 1 रुपये भी आपको वापस नहीं करना है। तो जैसे मैंने स्टार्टअप चालू किया था, मैंने ट्रेनिंग किया था नियाम से। मेरा बोर्ड में नियाम का नाभि का बोर्ड लगा हुआ है। तो नियाम ने मुझे ट्रेनिंग दी 2 महीने की। ट्रेनिंग देने के बाद में हम लोग को पूरा प्रशिक्षण देके स्पेशलाइज सेंटर में हमको अटैच कराया। स्पेशलाइज सेंटर में अटैच कराने के बाद फिर हमारा जब ट्रेनिंग कंप्लीट हुई तो हमें वो ग्रांट देके हमारा बिजनेस चालू के लिए साथ में हैंड होल्डिंग सपोर्ट भी देते हैं। तो ये स्कीम में आप जा सकते हैं और आप काम कर सकते हैं। कि सरकार भी हमारे किसान भाइयों की मदद करेगी, उनको अनुदान देगी ताकि वह ये स्टार्टअप शुरू कर सके। सर क्या परेशानी है, जैसे कोई भी हमारा किसान भाई है वह स्टार्टअप शुरू करना चाहता है तो शुरुआत करने में ही, क्योंकि कहते हैं कि शुरुआत करना ही कठिन है, तो ऐसे में कौन कौन सी परेशानियां आती हैं शुरुआत करने में और उनसे कैसे हमारे किसान भाई निपट सकते हैं? सबसे पहले परेशानियाँ ये आती है कि भाई हमारे किसानों को मार्केट नहीं रहता है। हमारे किसानों की सबसे बड़ी समस्या यही है कि वो पैदा तो सभी चीज़ कर लेते हैं पर उत्पादन करने के बाद बेचे कहाँ ये नहीं पता है। तो हमको इन स्कीमों से फ़ायदा लेते हुए इनसे जुड़ के जब हम किसी भी इंक्यूबेशन, हमारे पूरे मध्य प्रदेश में हर जो भी स्टेट यूनिवर्सिटी है या कृषि विभाग है, यहाँ पे इंक्यूबेशन सेंटर है।
तो हमें सबसे पहले अपना कोई प्रोडक्ट सेलेक्ट करना पड़ेगा कि भैया हमको शहद उत्पादन करना है, और फिर हमें किसी इंक्यूबेशन सेंटर से जुड़ना पड़ेगा। अटल इंक्यूबेशन सेंटर जैसे हमारे भोपाल में भी है, रवींद्रनाथ टैगोर यूनिवर्सिटी में है AIC के नाम से, तो वहाँ पे जुड़े। वहाँ पे जुड़ने के बाद अपने प्रोडक्ट को जब वहाँ पे डेवलप करेंगे तो ये मार्केट तक का आपको सपोर्ट देता है। तो इस तरीके से आप जुड़ के काम कर सकते हैं। सर जैसा आपने बताया, एक तो हुआ शहद और एक होगा कि शहद की प्रोसेसिंग करने के बाद कितने तरह के प्रोडक्ट्स हो सकते हैं ताकि किसान भाइयों को उचित दाम मिले, वैल्यू एडिशन जिसे कहते हैं, उस पर भी हमारे किसान भाइयों का मार्गदर्शन कीजिए। देखिए, मधुमक्खी पालन, मैं केवल शहद की बात नहीं करता हूँ, मधुमक्खी पालन और मधुमक्खी पालन के वैल्यू एडेड प्रोडक्ट की बात करता हूँ। अगर शहद की बात करते हैं तो शहद से हम कॉफ सिरप बना सकते हैं। हमारा जो नेचुरल कॉफ सिरप है, शहद ले लिया एक भाग अदरक का रस ले लिया, अदरक के रस को थोड़ा सा बॉईल कर लिया, गर्म करने के बाद ठंडा करके उसका कॉफ सिरप बन गया। इससे अच्छा कॉफ सिरप दुनिया में नहीं है। इसको हम ब्रांडिंग करके बेच सकते हैं। हमारा जो वैक्स होता है, हमारा होममेड वैक्स, मधुमक्खी का शहद निकाला, फिर मोम बचा, मोम बचने के बाद मोम से हम वैसलीन बना सकते हैं। कोई भी अच्छा एरोमेटिक ऑयल लिया, ऑयल के अंदर हमने मोम को पिघलाया, वैसलीन बन गया। वैसलीन बनाने के अलावा हमको अगर मान लो हमारे हाथ पैर में लगाते हैं हम लोग, जो क्रीम होती है, क्रीम बनाना है, तो हमको जो हमने वैसलीन के लिए बनाया था, गरम तेल था, साथ में मोम था, साथ में हमें उतनी मात्रा में पानी डालना है और इसे फेंटते रहना है, तो वैसे हमारा क्रीम्स बन गए। तो इस तरीके के बहुत सारे प्रोडक्ट। हनी की बात करें, शहद में हमारे बहुत सारे अलग अलग, जैसे करंज हनी होता है, नीम हनी होता है, तुलसी का हनी होता है, यूकेलिप्टस, बेर, अजवाइन, बहुत सारे प्रकार के शहद हैं। इन शहद में काजू किशमिश आप मिला दो, काजू में किशमिश मिला दिए, हेल्थ इंप्रूव करने के लिए आपका प्रोडक्ट बन गया। तो ऐसे बहुत सारे प्रोडक्ट भी आप बना सकते हैं। एक और प्रोडक्ट है जिसे सौंदर्य प्रसाधन हम कहते हैं, तो क्या कॉस्मेटिक वगैरह में भी इसका उपयोग हो सकता है? कॉस्मेटिक में परपॉलिस का उपयोग होता है। हमारा जो चेहरे में झुर्रियाँ वगैरह आती है, तो जो परपॉलिस होता है, इसको हमारा एंटीऑक्सीडेंट के रूप में लेते हैं। तो क्रीम, जैसे मैंने मोम बताया था आपका, मोम, एरोमेटिक ऑयल, साथ में पानी और इसके साथ में परपॉलिस की कुछ मात्रा, इनको जब चारों को मिला के हम यूज़ करेंगे तो वो हमारा सौंदर्य के लिए क्रीम बन जाएगा। किसान भाइयों, जैसा कि हमें सर ने बताया, बहुत सारे उत्पाद बताए, और उपयोगिता यदि होगी तो फिर उसके प्रोडक्ट्स भी ज़्यादा होंगे, और कई तरह से आपने उपयोगिता को हमारे किसान भाइयों को समझाया। इसके अलावा मार्केटिंग के बारे में हमारे किसान भाइयों का थोड़ा और मार्गदर्शन कीजिए। मार्केटिंग किस तरह से उन्हें अच्छा दाम मिल सकता है? मार्केटिंग के लिए सबसे पहला आपको उपयोग करना पड़ेगा, आपको किसी एक सेंटर से जुड़ना पड़ेगा, चाहे वो आपके ज़िले का कृषि विज्ञान केंद्र हो, या आत्मा विभाग हो, या उद्यानिकी विभाग हो। जब आप उद्यानिकी विभाग में जुड़ेंगे, जो मैंने जो किया था वही मैं आपको बता रहा हूँ। मैं कृषि विज्ञान केंद्र बैतूल से जुड़ा था, आत्मा विभाग से जुड़ा था। वहाँ पे जुड़ने के बाद इनके छोटे छोटे कृषि मेले होते हैं, पूरे ज़िले में कृषि मेले होते हैं। वहाँ पे ये लोग आपको वेलकम करते हैं स्टॉल लगाने के लिए, और फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई भी चार्ज उसका नहीं होता है। तो सबसे पहला स्टेप तो वो करें कि भाई वहाँ पे आप स्टॉल लगाएं, वहाँ से आपका हनी सेल होगा। दूसरा, आपको एक अपना फेसबुक प्रोफाइल जरूर बनाना है। आप जो भी मधुमक्खी पालन कर रहे हैं, वो प्रोफाइल बना के वहाँ पे आप डेली रूटीन में मधुमक्खी पालन में जो भी काम करते हो वो वहाँ पे अपलोड करें। लोग आपको देखेंगे, आपसे जुड़ेंगे, जुड़ने के बाद आपसे शहद परचेस करेंगे। थर्ड तरीका है, हमारे जो आजकल इंडिया मार्ट और ट्रेड इंडिया करके वेबसाइट है, ये एक छोटा सा पैकेज 5-6 हज़ार रुपये का पैकेज लेते हैं, और ये डेफिनेटली आपका सेलिंग की गारंटी देते हैं कि साल भर का आपका इतना पैकेज रहेगा और इसमें आप इतना इतना शहद आपको बल्क में सेल हो जाए। हमारे किसान भाइयों को गारंटी भी मिलेगी कि वह मार्केटिंग कर पाएंगे। और लास्ट वन, अगर वो हनी पे काम कर रहे हैं तो वो मुझसे जुड़े। अगर मेरी क्वालिटी का प्रोडक्शन अगर वो करते हैं तो 100% मैं उनसे बायबैक कर लेता हूँ। और चलिए किसान भाइयों, अब आप देखिए खबरें खेती की। नमस्कार किसान भाइयों, बहुत स्वागत है आपका खबरें खेती में। आइए शुरुआत करते हैं प्रमुख खबरों के साथ। किसानों को आधे दाम पर मिलेगी नैनो डीएपी, किसानों का भविष्य बनाएंगे कृषि अधिकारी। हाईटेक नर्सरी में मेडिटेशन पार्क भी होगा। आय बढ़ाएं प्याज से, और बात करेंगे सदाबहार औषधीय पौधे के विषय में। सबसे पहले बात करेंगे किसानों को आधे दाम पर मिलेगी नैनो डीएपी। जी हाँ, आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत कृषि क्षेत्र में नए अध्याय की शुरुआत हुई है। नैनो यूरिया के बाद खेती के लिए अब स्वदेशी नैनो डीएपी भी तरल के रूप में बोतल में उपलब्ध होगी। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह ने गत दिनों इसका लोकार्पण किया। इस अवसर पर सहकारिता मंत्रालय के सचिव श्री ज्ञानेश कुमार, इफ्को के चेयरमैन श्री दिलीप संघानी और
प्रबंध निदेशक श्री यूएस अवस्थी भी उपस्थित थे। दानेदार डीएपी की तुलना में बोतलबंद डीएपी आधे से भी कम दाम पर मिलेगी। डीएपी की 50 किलो की परंपरागत बोरी की कीमत 1350 रुपये आती है, जबकि नैनो डीएपी की आधा लीटर की बोतल किसानों को 600 रुपये में उपलब्ध होगी। इसके प्रयोग से कृषि की लागत और आयात पर निर्भरता घटेगी। नैनो डीएपी के प्रयोग से खेतों की सेहत सुधरेगी और पैदावार में भी वृद्धि होगी। साथ ही विदेशी मुद्रा की भी बचत होगी। दिल्ली के इफ्को भवन में कार्यक्रम को संबोधित करते हुए श्री अमित शाह ने कहा कि नैनो डीएपी फर्टिलाइजर की फील्ड में भारत को आत्मनिर्भर बनाएगा। केंद्र सरकार ने 2 मार्च को ही अधिसूचित कर दिया है। इसके प्रयोग से खेत केमिकल मुक्त होगा। आधा लीटर की बोतल में नाइट्रोजन 8 एवं फास्फोरस 16% है। इफ्को को नैनो यूरिया और नैनो डीएपी के लिए 20 वर्ष तक का पेटेंट मिला है। इसका पहला संयंत्र गुजरात के कलोल में लगा है। इस वर्ष 5 करोड़ बोतल का उत्पादन किया जाएगा। 2025 व 26 तक 18 करोड़ बोतल उत्पादन के माध्यम से 90 लाख टन डीएपी का बोझ कम होगा। इफ्को की उपलब्धि बताते हुए श्री शाह ने कहा कि देश में कुल 384 लाख टन उर्वरकों का उत्पादन हुआ है, जिसमें 132 लाख टन सहकारी समितियों ने किया है। इनमें अकेले इफ्को ने 90 लाख टन उर्वरकों का उत्पादन किया है। किसानों का भविष्य बनाएंगे कृषि अधिकारी। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि कृषि क्षेत्र अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने का कार्य करता है। मध्य प्रदेश ने कृषि के क्षेत्र में काफ़ी प्रगति की है। विभाग में पदस्थ किए गए वरिष्ठ कृषि विकास और ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारियों को किसानों का जीवन बदलने का जिम्मा मिला है। प्रदेश के किसानों का भाग्य बदलने और उनका भविष्य बनाने का महत्वपूर्ण दायित्व नवनियुक्त कृषि अधिकारियों पर है। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि कृषि विभाग के साथ अन्य विभागों में भी रिक्त पदों को भरने का अभियान चल रहा है। आगामी 15 अगस्त तक विभिन्न विभागों में करीब 1 लाख पदों की पूर्ति का कार्य पूरा हो जाएगा। श्री चौहान मुख्यमंत्री निवास कार्यालय में 251 वरिष्ठ कृषि विकास और ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारियों को नियुक्ति पत्र प्रदान किए। इनमें 87 महिला अधिकारी शामिल हैं। श्री चौहान ने कहा कि मध्य प्रदेश में 700% अनाज उत्पादन बढ़ा है। देश की अर्थव्यवस्था में मध्य प्रदेश का योगदान बढ़ रहा है। प्रदेश की कृषि विकास दर बढ़ी है। आज मध्य प्रदेश भारत का फूड बास्केट कहलाने लगा है। देश के कुल खाद्यान्न उत्पादन का 10वां हिस्सा सिर्फ मध्य प्रदेश ही उत्पादन देता है। हाईटेक नर्सरी में मेडिटेशन पार्क भी होगा। मध्य प्रदेश के उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण राज्य मंत्री श्री भारत सिंह कुशवाहा ने कहा कि ग्वालियर में बनने वाली नर्सरी की पहली हाईटेक नर्सरी में रोज गार्डन के साथ हर्बल और मेडिटेशन पार्क भी होगा। श्री कुशवाहा मंत्रालय में ग्वालियर में बनने वाली हाईटेक नर्सरी और एरोपैनिक लैब परियोजना के प्रेजेंटेशन पर चर्चा कर रहे थे। ग्वालियर में बनने वाली उद्यानिकी विभाग की हाईटेक नर्सरी और एरोपैनिक टिश्यू कल्चर लैब संबंधित विभागीय अधिकारियों और विषय विशेषज्ञ ने बिंदुवार प्रेजेंटेशन दिया है। राज्य मंत्री ने कहा कि ग्वालियर वासियों को मिलने वाली हाईटेक नर्सरी में लोटस पॉन्ड, रोज एंड फ्लावर्स पार्क, हर्बल मेडिटेशन पार्क और हाईटेक नर्सरी का प्रस्ताव रखा गया है। आय प्याज से बढ़ाएं। प्याज एक नकदी फसल है जिसे रबी खरीफ दोनों मौसम में लगाते हैं। किसान भाई इसे खरीफ में लगाना चाहते हैं तो इसे वैज्ञानिक विधि से लगाएं, जिससे उत्पादन बढ़ सकता है। प्याज के लिए नर्सरी 3 से 5 मीटर लंबी, चौड़ाई 60 से 70 सेंटीमीटर तथा 110 सेंटीमीटर ऊंची बनाएं। 1 हेक्टेयर पौधे के लिए 500 वर्ग मीटर की नर्सरी पर्याप्त होती है। 8 से 10 किलो बीज 1 हेक्टेयर के लिए उपयुक्त होता है। बीजोपचार जरूरी है। 2 ग्राम मैंकोजेब से 1 किलो बीज को उपचारित करना चाहिए। 7 से 8 सप्ताह का रोपा मुख्य खेत के लिए तैयार होता है। इसकी नर्सरी मई जून में डालें तथा 7 सप्ताह बाद मुख्य खेत में रोपे। फसल जनवरी फरवरी में तैयार हो जाती है। प्याज की प्रमुख जातियों में N53 एवं 241 बसंत 780, एग्रीकल्चर, रेड लाइट इत्यादि शामिल हैं। गोबर खाद 200 से 250 क्विंटल प्रति हेक्टेयर बुआई के लिए 30 दिन पहले खेत में मिला दें। 100 किलो यूरिया, 300 किलो सिंगल सुपर फास्फेट तथा 160 किलो म्यूरेट ऑफ पोटाश प्रति हेक्टेयर की दर से डालना चाहिए। गंधक की कमी के लिए 400 किलो जिप्सम प्रति हेक्टेयर की दर से डालें। सदाबहार औषधीय पौधा। देश एवं प्रदेश में कई साधारण औषधीय पौधे इतने गुणकारी हैं कि बड़े एवं जानलेवा रोगों पर भी असरदार सिद्ध होते हैं। ऐसा ही सदाबहार एक औषधीय पौधा है। कहीं भी लगा हुआ इसे देखा जा सकता है। इसके औषधीय गुणों को कैंसर जैसे असाध्य रोगों पर भी उपयोगी पाया जाता है।
किसान इसकी खेती कर लाभ कमा सकते हैं। यह एक वर्षा वाली साधारण मिट्टी में भी लगाए जा सकते हैं। खेत में गोबर की खाद के साथ ही 100 किलो नीम खाद का उपयोग करें तो अच्छी पैदावार मिल सकती है। इसकी नर्सरी अप्रैल में डालनी चाहिए। 2.5 किलो बीज की पौध 1 हेक्टेयर खेत के लिए पर्याप्त होती है। अच्छे अंकुरण के लिए बीज को 10 से 12 घंटे पानी में भिगोकर रखें तथा रेत में मिलाकर छिड़काव करना चाहिए। 60 दिनों के रोपे को मुख्य खेत में इस प्रकार लगाएं कि कतार से कतार 40 सेंटीमीटर तथा पौध से पौध की दूरी 30 सेंटीमीटर हो। 6 माह के पौधों में पत्तियों की तुड़ाई शुरू हो जाती है। प्रत्येक 3 माह के अंतराल में पत्ते तोड़ें। सदाबहार पौधे की जड़ों का उपयोग भी औषधि के लिए होता है, परंतु यह 1 वर्ष पुरानी होना चाहिए। और इसी के साथ किसान भाइयों, खबरें खेती में आज के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। तो किसान भाइयों, आज के कृषि दर्शन कार्यक्रम में इतना ही। अगले अंक में हम फिर हाजिर होंगे खेती किसानी से जुड़ी नई जानकारियों के साथ। तब तक के लिए दीजिए अनुमति। नमस्कार।